नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल HSP क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, जो कि क्लास 9 और 10 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए हम देर ना करें, इससे पहले शुरुआत करते हैं। देखिए, रस के बारे में चर्चा करेंगे। पहले तो जानिए रस क्या है। तो देखिए, जब दो व्यक्ति आपस में बात करते रहते हैं, कोई तीसरा सुनता रहता है। अगर दूसरे दो व्यक्ति अगर जान जाते हैं कि सुन रहा है, तो उससे कहते हैं क्या कुछ रस पाए, कुछ रस मिला। तो जान जाइएगा इसका मतलब रस मतलब आनंद या खुशी। तो देखिए, रस का शाब्दिक अर्थ, रस का शाब्दिक, ध्यान दें, रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद। आनंद, आनंद, ठीक है, आनंद या कह सकते हो खुशी, ठीक है। अब उसके बाद देखिए रस को, देखिए रस को और क्या कहते हैं। रस को काव्य की, काव्य की आत्मा, ध्यान देंगे बहुत महत्वपूर्ण है। रस को काव्य की आत्मा या काव्य का, ध्यान दें, काव्य का प्राण तत्व, प्राण तत्व कहा जाता है, कहा जाता है। बात को समझे, रस को क्या क्या कहा जाता है? काव्य की आत्मा और काव्य का प्राण तत्व, ठीक है, काव्य का प्राण तत्व कहा जाता है। रस को ही पूछता है, पूछेगा पेपर में आएगा, कहेगा काव्य का प्राण तत्व किसे कहते हैं, तो उसमें विकल्प में रहेगा रस, छंद, अलंकार, एक एक विकल्प रहेगा। तो आपको टिक किस पर करना है? रस पर करना है। अब देखिए रस के अंग, ध्यान दें, रस के अंग, जानिए रस के अंग कहें चाहे अवयव कहें, ठीक है। तो रस के अंग कितने होते हैं भैया? 4 होते हैं। कितने हैं? 4। जानिए उसका नाम पहला क्या है? देखिए, अस्थाई भाव, अस्थाई भाव। दूसरा क्या है? विभाव। तीसरा है अनुभाव, अनुभाव। चौथा है संचारी भाव, संचारी भाव, या इसका दूसरा नाम है व्यभिचारी भाव, व्यभिचारी, ठीक है, व्यभिचारी भाव। तो देखिए, अब इसकी पेपर में आएगा, कहेगा रस के कुल अंग कितने होते हैं, तो आपको बताना है 4। पूछेगा, दूसरे प्रकार से प्रश्न बनेगा, कहेगा रस के इनमें से कौन सा रस का अंग नहीं है। तो 4, 3 दिया रहेगा रस के अंग, एक रस का अंग नहीं रहेगा, इसको छांटना होगा। दूसरे प्रकार से प्रश्न पूछेगा, इनमें से कौन सा रस का अंग है, तो 3 बाहरी रहेगा, एक रस का अंग होगा। अब देखिए, अस्थाई भाव का दूसरा नाम क्या है? प्रधान भाव। क्या नाम है? प्रधान भाव। अब देखिए, अस्थाई भाव का दूसरा नाम प्रधान भाव। इसकी संख्या जान लीजिए, अस्थाई भाव की संख्या कितनी है? 9। विभाव की संख्या कितनी है? 2। अनुभाव की संख्या कितनी है? 8। व्यभिचारी या संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33। इसको याद कर लीजिए कि कितने किसके भाग हैं। अब आइए हम आपको ले चलते हैं अस्थाई भाव को। पहले अस्थाई भाव में वही रहेगा। अब पहले अस्थाई भाव की चर्चा करेंगे, फिर विभाव की चर्चा करेंगे, फिर अनुभाव की चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर संचारी व्यभिचारी भाव को थोड़ा सा हम देंगे आपके लिए, ठीक है। आइए पहले अस्थाई भाव की चर्चा करते हैं। तो देखिए, जैसे अब अस्थाई भाव पे आते हैं। पहला अस्थाई भाव, ध्यान दें, अस्थाई भाव, इसका दूसरा का नाम क्या है? प्रधान भाव। इसकी संख्या कितनी है? 9 है, ठीक है। अब देखिए, वही जो अस्थाई भाव, ये जो रस है, रस का अस्थाई भाव वही जितने 9 है वही है। देखिए, एक ट्रिक याद रखें। देखिए लिखा है श्रीवीक रवहासा अदभवी, अदभवी, श्रीवीक रवहासा अदभवी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं रस, इधर लिखते हैं अस्थाई भाव, अस्थाई भाव। देखिए कितना आसान होने वाला है। श्री से हो गया श्रृंगार, ठीक है, श्रृंगार रस। देखिए इधर लिखते हैं वी से वीर रस, का से करुण रस, ठीक है। देखिए रौ से रौद्र रस, ठीक है, रौद्र रस। देखिए हा से हो जाएगा हास्य रस, ठीक है। और देखिए सा से हो जाएगा शांत रस, ठीक है। उसके बाद देखिए अध से बचा है ना, तो ये हो जाएगा अद्भवी। अब देखिए ये हो जाएगा अद्भवी, यानी कि अद्भुत रस, अद्भुत रस। उसके बाद फिर भा से हो जाएगा भयानक रस,
देखिए भयानक रस। अब देखिए वि से है, इधर लिख देते हैं, देखिए विभत्स, विभत्स रस। अब देखिए इसका स्थायी भाव, श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है भैया रत, या दूसर का होता है प्रेम। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। करुण का क्या होता है, शोक होता है। रौद्र का होता है क्रोध। ध्यान दें, हास रस का स्थायी भाव होता है हास। पेपर में बहुत महत्वपूर्ण है भैया, पूछता है इस रस का स्थायी भाव क्या है, या तो इधर से इधर पूछेगा या तो इधर से इधर पूछेगा। पहला प्रश्न इस प्रकार बनेगा, कहेगा करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा, तो विकल्प में इसमें से 4 रहेगा, शोक शामिल रहेगा। या तो कहेगा क्रोध किस रस का अस्थायी भाव है, तो आपको बताना होगा। अब देखिए हास तक हो गया, शांत रस का होगा भैया सम, या दूसर का इसका नाम है निर्वेद। ध्यान दे, बहुत ही महत्वपूर्ण, आईएमपी है ये सब। अद्भुत का ये हो जाएगा आश्चर्य। देखिए आश्चर्य दूसर का है विस्मय, विस्मय। अब देखिए भयानक का अस्थायी भाव होगा भय। ठीक है, देखिए सबको आपको तैयार करना होगा इस चीज को, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यहाँ विभत्स लिखा हुआ है, इधर लिख देते हैं, देखिए विभत्स, इसका अस्थायी भाव होगा घृणा। ठीक है, घृणा, या तो इसका दूसर का एक और है जुगुप्सा। ठीक है, जुगुप्सा। ठीक है, तो ध्यान से समझें, आपके सामने अस्थायी भाव इसका पूरा चर्चा कर दिया गया है। आप इसको बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा, ताकि पेपर में इससे आने वाला प्रश्न आपका छूटे ना। बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार आया है, आप इसको चाहे पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें मिलेगा आपके। अब देखिए अस्थायी भाव की चर्चा हो गई, अब आते हैं विभाव की चर्चा पर। देखिए विभाव का भी, विभाव उसके बाद अनुभाव का जो होगा, अनुभाव की संख्या याद रखें, संचारी भाव की संख्या याद रखें, बस आपका काम होने वाला है। देखिए दूसरा आएगा विभाव। क्या है, विभाव। विभाव के 2 भाग हैं, ध्यान दें। विभाव कितने भाग हैं, 2 भाग। कौन कौन से, आलंबन, आलंबन विभाव, दूसर का है उद्दीपन, उद्दीपन विभाव। ठीक है, अब देखिए आलंबन का मतलब ये होगा सहारा पाकर, सहारा पाकर भाव जागे, भाव जागे। ठीक है, सहारा पाकर भाव जागे। अब देखिए आलंबन विभाव के भी कितने भाग हैं, 2 भाग हैं। कौन कौन से, उसका भी जाने आप। देखिए पहला है आश्रय लंबन, आश्रय लंबन। दूसरा है या विषया लंबन। ठीक है, विषया लंबन, इसका भी जाने। आश्रय लंबन का मतलब होता है जिसके मन में भाव जागे, जिसके मन में भाव जागे, ये हो गया आश्रय लंबन। और विषया लंबन जिसके प्रति, जिसके प्रति भाव जागे। ध्यान देंगे, बहुत आसान है। देखिए कर आश्रय लंबन मतलब जिसके मन में भाव जागे, विषय लंबन मतलब जिसके प्रति भाव जागे। जैसे कह दिया जाए राम के मन में सीता के प्रति प्रेम का भाव उठता है, प्रेम जागता है। तो राम के मन में, किसके मन में, राम के मन में, यानी कि किसके प्रति भैया, सीता के प्रति। इसका मतलब विषय लंबन कौन होगा, सीता होगा, यानी सीता होंगी विषय लंबन में, आश्रय लंबन भैया राम होंगे। अब जैसे कह दिया जाए, इधर एक चित्र बना दिया जाए, लो ठीक है, इस प्रकार से इसको जी दे दिया जाए, गर्ल है, ये क्या है, बॉय है। अब देखिए इसके मन में, इस गर्ल के मन में लड़के के प्रति भाव जगता है, तो बताओ इसमें आश्रय लंबन कौन सा, विषय लंबन। इसके मन में जग रहा था, जिसके मन में जगेगा वो आश्रय लंबन, जिसके प्रति जगेगा वो क्या होगा, विषय लंबन। देखिए विभाव की चर्चा कर दिए हैं, उसके बाद फिर अनुभाव पर आते हैं। देखिए अनुभाव बस केवल, ज्यादा कुछ नहीं जानना उसमें, थोड़ा सा समझ ले बस। देखिए अनुभाव में आपको करना क्या है, अनुभाव की संख्या याद रखो बस। उसके बाद संचारी भाव, संचारी भाव, इसका दूसरा का नाम क्या है, व्यभिचारी, व्यभिचारी भाव, व्यभिचारी भाव। इसकी संख्या कितनी है, बस 33। बस इसको याद रखें बस, और कुछ नहीं करना है। अब देखिए अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संचारी भाव, ये समाप्त होता है। अब रस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लिखनी। जैसे देखिए नोट फर्स्ट लिखेंगे, तो कहता है देखिए श्रृंगार रस को, श्रृंगार
रस को रसपति, देखिए रसपति या ठीक है रसराज, रसराज कहा जाता है। बात को समझे, रसपति क्यों कहा जाता है? देखिए रसों का पति, रसों का पति, रसों का पति कौन है? श्रृंगार रस। रसराज किसका मतलब होगा? रसों का, रसों का राजा, ठीक है। रसों का राजा कौन है? श्रृंगार रस। अब श्रृंगार रस के दो भाग हैं, एक होता है संयोग रस और दूसरा का होता है वियोग रस। ध्यान दें, दूसरा का कौन सा? वियोग रस। अब बात समझिए, संयोग रस और वियोग रस की चर्चा करते हैं। संयोग रस का मतलब यह है कि जब कोई दो व्यक्ति मिलते हैं, ठीक है, जब मिलन होता है तो संयोग होता है, और जब अलगाव होता है, बिछोड़ते हैं, तो वहां पर क्या होगा? वियोग होगा। चाहे प्रेमी प्रेम का हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे कोई भी जीव जंतु अगर एक दूसरे से अलग हो रहे तो वहां पर कौन सा होगा? रस। श्रृंगार रस का कौन सा? रस होगा। तो देखिए नोट हो गया। अब उसके बाद फिर नोट दूसरका में डाल लें। यहां पर देखिए नोट 2 में, नाटक में, ध्यान दें, नाटक में रस, ध्यान दें, नाटक में शांत रस को, शांत रस को नहीं गिना गया है, नहीं गिना गया है, शांत रस को नहीं गिना गया है। अब देखिए भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है, जबकि आचार्य अभिनव गुप्त के अनुसार रसों की संख्या 9 माना गया है। देखिए नोट डाल के इसको भी लिख लो, महत्वपूर्ण है, ये सब पेपर में आता है। देखिए भरत मुनि ने रसों की संख्या, रसों की संख्या 8 माना है, जबकि आचार्य अभिनव गुप्त, आचार्य अभिनव गुप्त ने, देखिए एक वाक्य दिए हैं, नवमोड़पि, ठीक है, नवमोड़पि शांतो रसः, ठीक है, नवमोड़पि शांतो रसः कहकर रसों की संख्या, ध्यान दें भैया, रसों की संख्या 9 माना है। इसलिए रसों की संख्या 9 मानना ही अधिक उचित है, अधिक उचित है। बात को समझे, नाटक में कौन सा रस नहीं गिना जाता है? नाटक में शांत रस नहीं गिना जाता है। ध्यान दें, कौन से रस, और यही जो है ध्यान समझे, यही जो आपका कौन सा रस है? 9वां रस है। अगर पूछता है 9वां रस कौन सा है, तो शांत रस को आप प्राथमिकता देंगे। अब इसके बाद देखें, भारत एक नोट और डाल ले, यहाँ पर बस समाप्त होने वाला है भैया। अब इससे पेपर में बाहर नहीं जाएगा, बस इसी में से पूरा ना कहीं से पेपर में पूछेगा। देखिए भरत मुनि को काव्य शास्त्र, ध्यान दें, काव्य शास्त्र, ठीक है, काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है, काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। भरत मुनि को ही रस संप्रदाय, देखिए रस संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। पेपर में आएगा काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य किसे कहा जाता है? तो भरत मुनि को। रस संप्रदाय का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो भरत मुनि को। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो 8 है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो पढ़ाया गया है पूरा का पूरा समझ में आया होगा। आप इसको जो है कि एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, उसके बाद पेपर में जाइएगा। देखिए अगर आपका रस से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। तो आप जो है इसको अपने मित्रों के पास भी शेयर करिए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि हम और भी आसानी से
कुछ ना कुछ लेकर जरूर आते रहे आपके लिए, ताकि आपको भी लाभ मिलता रहे। धन्यवाद।